नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अभी तो हम ही कहेंगे कि हमको गठबंधन का स्वरूप दिखाई ही नहीं बोले दे। कि मुख्य व्यक्ति मैं हूँ, ना। लेकिन इशारा सर वो कर दिए प्रधानमंत्री के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। आप चलिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बात मान लेता हूँ। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उस पर तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जनगणना कहता है 13.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ कहाँ है? तो जब कांग्रेस आएगी तो भैया इस सब्सिडी के खेल में पॉकेट से चुराएगी। बाकी वेलकम बैक, मैं रईसुल आजम और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला में उपस्थित हूँ और मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव जी जुड़े हुए हैं, और हम इनसे खास बातचीत करेंगे इस लोकसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि इस चुनावी दंगल का बिगुल बजने में कुछ ही महीने बाकी हैं। और इससे पहले ही प्रत्येक पार्टियां, या वह राज्य स्तर पर हो या वह राष्ट्र स्तर पर हो, अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। और तमाम के तमाम जो भी हमारे इस चुनावी दंगल की योद्धा है, यह भी इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं कि कब किनको पार्टी इस चुनावी दंगल के लिए इस चुनावी दंगल में उतार दे। तो सर, स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया सर न्यूज़ चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए हैं, इसके लिए हम आपसे छोटे आभारी हैं। सर मैं चाहूँगा आप एक छोटा सा अपना परिचय दें, जिसको जनता सुनने के लिए बेताब है। आपका भी धन्यवाद। और हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश के महासचिव हैं, और पार्टी के तरफ से संगठन के लिए बगहा में प्रभारी हैं। शुभ नाम सर आप? अशोक कुमार मिश्रा। सर, लोकसभा का चुनाव के लिए पार्टियां मेहनत कर रही है, इसके लिए सर आप अपने स्तर पर किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं? आप एक प्रदेश सचिव हैं, महासचिव। देखिए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के ही जो कार्यक्रम या रूपरेखा तय हुआ है, और हम लोग भी उसी आलोक में अपना काम, हम बूथ स्तर तक पहुंचने की अपनी तैयारी किए हैं। पिछले दिनों हमारे पार्टी के प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का आपके नरकटियागंज में एक कार्यक्रम हुआ था, संकल्प सम्मेलन, और उसमें हम लोगों ने अपना फीडबैक दे दिया, और थोड़ा बहुत जहाँ कमी रह गई उसका समीक्षा हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो कमी है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। हम बूथ स्तर तक अपनी तैयारी कर रहे हैं। 1 बूथ 10 यूथ तक की हमारी अपनी धारणा है, और उसको हमें अब बहुत कम समय है और हम पूरा करने की स्थिति में भी है, मतलब बहुत नज़दीक है हम पूरा करने के। सर, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री, जिनका 3 कार्यकाल रह चुका है, चौथा चल रहा है, इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे जीतन राम मांझी हैं, इनको सदन में यह बात कह दी कि आप मेरे बदौलत सीएम बने थे। आप पर सर, आपको इस पर क्या राय है? क्या कोई व्यक्ति सीएम बन जाता है, या कोई व्यक्ति उस पद पर चला जाता है जिसको सबकी एक ख्वाहिश होती है? तो क्या सर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणियां करना किस प्रकार आप समझ रहे हैं? क्या वह जाति के बेस पर, या समय निकल गया इस बेस पर? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक कि सीधा रूप से मैं यह कह सकता हूं, और दावे के साथ कहता हूं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। दूसरा कि जो दूसरा पहलू है इसका, वह यह स्पष्ट तौर पर है कि मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किए हैं। जिस लैंग्वेज का, जिस भाषा का सदन में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया है, वह कतई राजनीतिक हिसाब से तो जायज़ है ही नहीं। उन्होंने किसी जाति को राजनीतिक रूप से टारगेट किया है, और माननीय जीतन राम मांझी जी को किसी के बनाने से नहीं, देखिए किसी के बनाने से अगर हमको कोई बना दे आज बन जाएंगे क्या? संभव नहीं है। तो वो जो भाषा उनका था और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वह निश्चित रूप से वह एक जाति विशेष को टारगेट करके ये बात कहे हैं, जो हमारी पार्टी तो लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी तीव्र निंदा किए हैं, और हम भी उसकी निंदा करते हैं कि इस ढंग का भाषा, इस प्रकार का भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो होना ही नहीं चाहिए था। जो हुआ है वह एकदम गलत है, और हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में जो इंडिया महागठबंधन बनी है, इसमें जिसमें प्रत्येक पार्टियां शामिल हैं, क्या आपको लगता है
इस इंडिया महागठबंधन से आपको इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अभी तो हम ही कहेंगे कि हमको गठबंधन का स्वरूप दिखाई ही नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन का पूर्ण स्वरूप मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिसका कोई नेता नहीं है, अभी तक कोई नीति नहीं है, तो उसको हम स्वरूप में कैसे मान लें। एनडीए हमारा है, हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो एनडीए का नेता तय है। लेकिन सर, अगर नेता तय नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री तो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, और आप कह रहे हैं कि कोई फिगर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मुख्यमंत्री जी इशारा कर दिए सर, वो भले यह ना बोले कि मुख्य व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन इशारा सर वो कर दिए प्रधानमंत्री के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। आप किसी को मना, क्या बेस है? आप 17-18 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, बिना बैसाखी के आप नहीं रहे हैं। बैसाखी के भरोसे आप मुख्यमंत्री बने हैं, और आज तक बैसाखी के भरोसे चल रहे हैं। देहात का लोग तो आपको पलटू राम तक कहता है, और आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आपका मात्र 45 विधायक है। भाजपा के रहमो करम पर आपके पास 16 सांसद है। आपने अलग होकर भाजपा से चुनाव लड़के 2014 में देखा था, क्या यह शुरू हुआ था, आपको भी पता है। तो ये हसीन सपना देखने के लिए किसी को कोई मना थोड़ी कर सकता है। मुख्यमंत्री जी तो उसका क्या कन्वेनर बनने के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं, और उन्हीं के सपाटी में अभी हैं लालू जी, उनको छिटका मारे हैं। तो इन लोगों का अपना घर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो गठबंधन का तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी हाल ही में जातीय आधारित जनगणना हुई है बिहार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह अभी ज़रूरी है या इसका प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी पड़ेगा? देखिए, जाति आधारित जनगणना हुई है, हम भी सुन रहे हैं, और हमारे नेता ने इस पर स्पष्ट रूप से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने इस पर स्पष्ट अपना मंतव्य दिया है कि इसमें भी डाटा की हेराफेरी की गई है। 2011 में जो 4.5% था, वो आज भी 4.5% है। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी के अनुसार यह तो कभी जातीय जनगणना आधारित तो हुई नहीं थी, तो कम ज़्यादा कैसे हो गई? चलिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बात मान लेता हूँ। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उस पर तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जनगणना कहता है 13.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ कहाँ गया, ये मुख्यमंत्री जी बता दे। मैं मुख्यमंत्री जी की बात मान लेता हूँ, जाति आधारित नहीं हुआ था। अरे हुआ था मुख्यमंत्री जी, कितना लोगों को आप बुर्बक बनाइएगा। जारी नहीं किया गया था। 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, जारी नहीं किया गया था। अब तो मैं राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ है, और आपकी गणना का जो जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। आधार है वो 13 करोड़ प्लस दिखा रहे हैं, तो ये 1.5 करोड़ किधर गया, ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी। ये शुद्ध रूप से आंकड़े का खेल किया गया है, और जो रुपया था उसका बंदर बांट किया गया है। जो गरीब, मैं पूछता हूँ जाति आधारित जनगणना क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा नीति लेके आए हैं जाति आधारित जनगणना से? क्या नीति हो सके? अरे इसका तो आपको कराना चाहिए था आर्थिक आधार पर। आप आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराते, और जो लोग कमजोर वर्ग में जो हर वर्ग में कमजोर लोग हैं, तो आप उनको देखते और उनके हिसाब से आप कोई नीति बनाते, कोई योजना बनाते।
अरे का मुफ्त का मैंने बिहार के आम जन का जो है सोहक का पैसा आप झूठ मूठ में लॉलीपॉप में उड़ा दिए मुख्यमंत्री जी। इससे कुछ नहीं होने वाला है और यह आंकड़ा का खेल खेला गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा सर, उनका कहना यह है कि पूर्व काल से ही ये हमारा भारत जाति वर्ग वर्ण के आधार पर बटा हुआ है, हमने जाति जनगणना करा दी तो क्या दिक्कत हुई? हम इस पर तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि दिक्कत है, हम दिक्कत नहीं बोले हैं। जाति जनगणना कराए, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ही जानना चाहते हैं कि करा के आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि समरसता, समाज में समरसता आना चाहिए, एक तरफ जातीय जनगणना करा के एक दूसरा न्यू आप डाल दिए। लाभ आम जन को इससे क्या लाभ होने वाला है? आम जो रेड़ा लगा के ठेला लगा के जो रोड पर बिक्री करता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर, उसको इससे क्या मिलने वाला है, हमको ये बताएंगे। हो सकता है कि वह कोई ब्राह्मण का बेटा भी होगा और कोई दलित का बेटा भी होगा, तो उसमें उसको आपकी इस जनगणना से क्या मिलने वाला है, ये हमको बता दीजिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। और समाज में समरसता लाना है, समरस समाज बनाना है, तो जाति आधारित नहीं हो सकता है। आप आर्थिक आधारित होना चाहिए। जातीय आधार पर आप जनगणना कराकर समाज में समरसता नहीं ला सकते। समाज में अगर समरसता लाना है, समभाव का भाव लाना है अगर, तो उसके लिए आर्थिक आधार पर आप जनगणना कराइए और तब भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात कर लें। अभी इस जो यह दशक है 21वीं सदी की, अगर हम लोग दूसरा दशक यदि हम लोग बात करें चल रहा है सर, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करें तो हमको लगता है कि राजनीति की बात अधूरी ही रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बिहार से 40 सीट, पूरे भारत से 400 सीट प्लस पार होने की वे लोग आश्वासन दे रहे हैं। इस लोकसभा में हम लोग पार करेंगे। आपकी सर क्या राय है और आपकी पार्टी कहां तक इस चुनाव में संघर्ष करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नित्य एनडीए जो गठबंधन है और हम भी एनडीए के एक हिस्सा हैं, और बिहार की 40 सीट निश्चित तौर पर इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन बिहार की 40 सीट क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सर आखिर में क्यों आप अपने बिहार की पार्टी जो है, जैसे इंडिया महागठबंधन से आप संपर्क नहीं किए या आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए, ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों आखिर में क्या वजह है? देखिए, गठबंधन होना एक वैचारिक स्तर पे जो आपके और हमारे विचार आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हों, तभी आपसे हमारा गठबंधन हो सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि गठबंधन करना है भारत सरकार बनाने के लिए, तो जब भारत की सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर किसका क्या मैनिफेस्टो है और देश हित में कितना जायज है, उसके आधार पर हम गठबंधन करते हैं। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो विजन है या जो अभी तक उन्होंने किया है, जो चीजें अभी सामने आई है, उसके आधार पर हम दावा के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में अभी सबसे अच्छा डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी का जा रहा है और इस आलोक में हम एनडीए के हिस्सा बने। मुद्दे के सर, इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? लाड सर आपसे चूंकि यह प्रश्न है, बहुत इस लोकसभा चुनाव से बहुत पहले वादे किए गए हैं, मैं तो नाम लूंगा नहीं, आप स्वयं देखे होंगे और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सर इस लोकसभा के चुनाव में सर कौन कौन मुद्दे हैं? क्या लगता है कि फिर वादे किए जाएंगे और वादा खिलाफ की जाएगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्षी पार्टी कह रही है। सर आपको क्या लगता है, अगर सर यदि है मुद्दे सर, तो ये कौन कौन से मुद्दे हैं? किस बेस पर आप इस लोकसभा चुनाव को फाइट कीजिएगा? देखिए, विपक्षी पार्टियां क्या कहती है हम ये नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कहा गया है उसमें हुआ क्या है, विषय ही है। विपक्ष का तो काम ही है हमारा विरोध करना, हमारा, और वो सत्ता में आ जाए तो हमारा काम होगा उसका विरोध करना। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम कर रहा है। हमारा नेचर है कि हमने जो बोला उसमें हमने अभी तक किया क्या है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे काम, मैं एनडीए गवर्नमेंट का बहुत कम काम आपको गिना देता हूँ। उज्ज्वला योजना, गैस महंगा हो गया सर, देखिए 1200 हो गया। देखिए अब ये दूसरा विषय छोड़ दिए। गैस महंगा हो गया है और सस्ता कब था? 400 कुछ था 2014 से पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टी कह रही है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि उस समय का 800 रुपये का सब्सिडी किसी खास वर्ग के लोगों को दिया जाता था, किसी मिनिस्टर को दिया जाता था, वहाँ जायज था। आज भारत का पैसा भारत सरकार के खजाने में है और उस समय भी 1110 के समथिंग का रेट था
और मैं आपको याद दिला दूं 2004 के 2003 में और 2004 में गैस का रेट क्या था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे महोदय, 1029 रुपये था। तो ये दूसरा विषय है। लेकिन जो पैसे अब प्रधानमंत्री जी 50 रुपये देते हैं, 75 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं सब्सिडी, लेकिन लाभार्थी के खाते में देते हैं, किसी कंपनी को नहीं देते हैं। अब उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखिए, आप सीमावर्ती जिला में रहते हैं, हम सीमावर्ती जिला में भी बैठे हैं। क्या होता था? यूरिया का हाहाकार, डीएपी का हाहाकार होता था, नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत सरकार 1 केजी यूरिया भी निकालेगी तो वह नीम कोटेड होगा, और जिसका नतीजा है कि आज उसका व्यापक पैमाने पर दारू में उपयोग नहीं किया जाता है, और आज यूरिया के लिए लाठियां नहीं भाजी जाती है, आज गैस सिलेंडर के लिए लाठियां नहीं भाजी जाती है। और कांग्रेस के सरकार में यही चीज था, यूरिया के लिए लोग लाठी खाते थे, गैस के सिलेंडर के सुबह जो निकल, आप भी हो सकता है कि उसको झेले होंगे, सुबह घर से निकलते थे गैस के सिलेंडर के लिए तो शाम को सिलेंडर लेके घर जाते थे। आज आपके दरवाजे पर गैस पहुंचाया जाता है। तो जब जब कांग्रेस आएगी तो भैया इस सब्सिडी के खेल में पॉकेट से चुराएगी, बाकी कुछ नहीं कर सकती है। चलिए सर, लास्टली सर, लोकसभा के चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे उन भोली भाली जनता को जो एक आश उम्मीद में बैठी है कि कोई रहबर आएगा और मुझे उस विकास की दुनिया में लेकर जाएगा जिसकी बेसब्री से इंतजार है? देखिए, इस मुद्दे पर तो अभी चुनाव आएगा, मैनिफेस्टो जारी होगा, वादा होगा। मैं अभी अपनी तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से इतना ही कहूँगा। सर आप भी सर बात घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ कि मेरे पार्टी की तरफ से अभी स्पष्ट तौर पर है कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जिस मंत्रालय में रहे हैं, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने किया है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, भारत सरकार में यदि हम सहभागी होते हैं तो चाहे जो मंत्रालय मिले वह आम जनता के लिए होगा। जैसे रामविलास जी अगर इस्पात मंत्री थे तो कुमारबाग में स्टील प्लांट खुला, भले ही आज बंद है, कोई उसका सुधी लेने वाला नहीं है। रामविलास जी रेल मंत्री हुए तो पनियावा पुल बना, बड़ी लाइन हुई। रामविलास जी संचार मंत्री हुए तो घर घर मोबाइल आया। तो हम यदि यह चुनाव आते हैं और जनता भरोसा करती है तो आदरणीय चिराग पासवान जी चाहे भारत सरकार के जिस मंत्रालय में भी जाएंगे, निश्चित तौर पर आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए वह मंत्रालय दरवाजा खोल के दिन रात काम करेगा। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने अपने मूल्यवान समय दिए निकालकर। तो ये थे बिहार के प्रदेश महासचिव जिन्होंने अपनी बात को रखी और विपक्षी पार्टियों को भी निशाना साधा, और इशारे में यह भी बता दिया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे इस चुनावी दंगल में मैं बखूबी चुनावी दंगल कर सकता हूं। तो चलिए, इस लोकसभा के चुनाव के क्या खास मुद्दे होंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी जस्ट ही चुनावी दंगल का चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। तब तक के लिए आप विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, रामनगर।